अजय वर्मा जी, यूपी में चुनावी मंचों से जो मुद्दे उठाए गए, राम मंदिर, रामद्रोही, ये बातें कही गई। एक सीट आप लोगों की 2019 में कुल मिलाजुला करती, पता नहीं वो आएगी नहीं आएगी, शुभकामनाएं आपको हैं। मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद की अपील कौन कर रहा था ये भी आपको पता है। बुलडोजर एक्शन की बातचीत हुई है, जनता यूपी की चुनावों में पहले मुहर लगा चुकी है कि बुलडोजर पर वो किसके साथ है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, संविधान का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, पाकिस्तान की भी चर्चा चली आई। तो इन सबके बीच में यूपी में आप लोग कहां रुक रहे हैं भाई? समाजवादी पार्टी तो फिर भी चलो ठीक है। आईटी सेल से लिखा हुआ एजेंडा आपने पढ़ लिया हो तो मैं बताऊं, मुझे भी तो मौका दीजिए। देखिए, जो भीड़ की आप बात कर रहे थे, अभी के रैलियों में भीड़ नहीं दिख नहीं, आईटी सेल का एजेंडा अजय वर्मा जी आप लोग करते होंगे और आप लोग चलाते होंगे। न्यूज चैनल आईटी सेल के एजेंडे पर नहीं चला करते हैं, पार्टियां चला करती हैं। तो ये दलील मेरे सामने मत रखा करिए, अपनी बात पूरी करिए। जब आप बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं, ये लोकतंत्र का हनन मत करिए, मोदी जी की तरह हत्या मत करिए लोकतंत्र की। नहीं टोका नहीं, आप लोकतंत्र है तो उसी लोकतंत्र के अधिकार में, जैसे आपने बात करी और आरोप लगाया कि आईटी सेल का एजेंडा, तो मैंने भी आपको उसी लोकतंत्र में अधिकार के तहत ये समझा दिया कि चुनावी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनावी सेल के एजेंडे पर चलती हैं, आईटी सेल के एजेंडे पर। न्यूज चैनल नहीं चला करते हैं। अब जवाब दीजिए मेरी बात का। हम पेड लोग नहीं है आईटी सेल के, मुखौटे चेहरे सेल कंपनियों की तरह। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक। नहीं तो यहाँ कौन पेड है? कांग्रेस के कार्यकर्ता। अजय वर्मा जी, यहाँ पर आपको कौन पेड दिखाई दे रहा है? भाटी जी पेड दिखाई दे रहे हैं क्या आपको कि वो आईटी सेल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हो कि साहब जो आप बोलेंगे वो मैं आप बोलूंगा, तो भाई ये तो मुझसे संभव नहीं है। आप देखिए, जो भीड़ की बात कर रहे थे, नहीं तो मैं ना मैंने आपसे सवाल पूछा था, सवाल के जवाब में सवाल का जवाब होता है। आरोप लगाया तो उसका आईना आपको दिखाया, आप सवाल का जवाब दीजिए सर। टाइम तो हम बता रहे हैं आपको। मोदी का नामक चश्मा उतारिए और भीड़ देखिए कि वहां भीड़ अपने आप कितनी मंचों पे चढ़ रही थी। और भाजपा की भीड़ में महिलाओं ने घोषणा कर दी कि 500 रुपए भी नहीं दे रहे, और पुलिस ने उस शुक्ला पत्रकार को रायबरेली में डंडों से फोड़ फोड़ के उतार दिया। तो ये आप जो पता नहीं कौन सी पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारों के भी भले नहीं है आप तो। सरकार तो आ जाएगी चली जाएगी। अरे तो आपको अरे अजय वर्मा जी, आपको कैसे पता है कि 500 रुपया देकर भीड़ बुलाई जाती है? कांग्रेस पार्टी आप लोग अपनी रैलियों में इसी तरह भीड़ बुलाते हैं क्या 500 रुपए देकर? मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ उस पत्रकार का, उस महिला का जो राकेश शुक्ला को मारा है, बाकी पुलिस ने, रायबरेली की ने। अब वो वीडियो चला देना, पता चल जाएगी आपको, पता चल जाएगी। सर छोड़िए ना, जवाब दीजिए। वीडियो तो कई सारे आगे, पता नहीं किसके कितने वीडियो आए। आप जवाब दीजिए सर, जो मुद्दों को लेकर जो मैंने, और मुद्दे मैंने वही गिनाए जो चुनावी मंचों से जिनकी चर्चा हुई है। मैंने अपने मन से तो कुछ कहा नहीं है। पांडे जी, भाटी जी और अनिला जी तो सीधे आदमी हैं। वो आप जो है उन्हें कैसे करिए। भाटी जी बेचारे भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। क्योंकि जब वजनदार हो जाता है पानी तो उसमें फिर वो, अरे आप भी भले आदमी है भाई, आप भी सीधे हैं अजय वर्मा। नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ। देखिए, हमारी आप भी बहुत सीधे, मैं आपको भी सीधा ही मानता हूँ। हमारी पिच नहीं है। हम तो जनता के मुद्दों पर, हम प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन नहीं करते। हम टैनी के, उन्होंने ब्रजभूषण के लड़के ने 2 लोग मार दिए, चढ़ा दिए, और तीसरी और घायल है, उसकी भी मरने की मृत्यु की हालत खराब है। उस पर कहाँ है बाबा का बुलडोजर? कहाँ है सरकार की नीतियां? मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। इस चुनाव में उनकी भाषा का स्तर कितना गिर गया, पूरे देश ने कहा। मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, अब तो वो धमकाने पर उतर आए, कह रहे हैं 7 पीढ़ियों का हिसाब निकाल लूंगा और 4 तारीख को देश में भूचाल आएगा। अरे जब भूचाल आता है तो भूचाल जो तबाही लाता है, वो किसके लिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भूचाल आएगा? उन्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। हमने कहा था नड्डा जी से और राजनाथ जी से कि मोदी जी को थोड़ा सा रेस्ट कराइए, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, नौतपा पड़ रहा है, थोड़ा चेक करा लीजिए। वो थक गए हैं, रैली बहुत कर रहे हैं भाई, 200 से ज्यादा रैली, क्योंकि मोदी जी ने पार्टी खत्म कर दी है। मोदी के लिए रह गए, बीजेपी खत्म, आरएसएस खत्म, आरएसएस ने समर्थन वापस ले लिया, इसलिए मोदी के लिए उन पर ज्यादा बर्डन मत डालो। 75 साल के होने वाले, और वैसे भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनने। एक तो 400 हार रहे हैं, 143 आ रही है। नहीं, मैं इतनी देर में सोच रहा था अजय भाई, मैं इतनी देर में सोच रहा था कि जिन मुद्दों को मैंने गिनाया, पार्टी के स्टैंड को लेकर बहुत सारी बातें आप करते, लेकिन आप कभी प्रज्वल रेवन्ना पर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन संदेश खाली पर नहीं जाएंगे, लेकिन स्वाति मालिवाल पर नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरे मुद्दों पर आप नहीं जाएंगे। तो सहूलियत के हिसाब से सियासत हर कोई करता है, आप भी कर रहे हैं। चलिए मैं शांतनु भाई के पास जा रहा हूँ। शांतनु गुप्ता, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। दोबारा आप जवाब दे लीजिएगा ना सर, दोबारा जवाब दे लीजिएगा। 10 सेकंड। हमने तो देश के प्रधानमंत्री को अपना आदर्श और अपना
अब हमने तो देश के माननीय 56 इंची प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श बना रखा है। अगर उन्हें आदर्श बनाना गलत है तो आप मने करो। 2014 से 24 आ गया, 7वां चरण आ गया, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कांग्रेस, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू 100 बार 500 बार पूछते हैं। अरे तो भाई आपके नेता कहते हैं, आप गजब बात है, शांतनु गुप्ता इनके अलायंस के नेता कहते हैं कि सरकार नहीं बन जाए तो पाकिस्तान से बातचीत कर ली जाए। ये कहते हैं बीजेपी लेकर आ रही है, लेकिन अपने गठबंधन में नेताओं को समझा नहीं पाते हैं। इनके गठबंधन के नेता सनातन पर हमला कर दे, ठीक है, दूसरा सवाल पूछ दे तो दिक्कत हो जाती है। स्वाति मालीवाल पर सॉफ्ट स्टैंड लेकर ये किनारे हो जाए, सवाल पूछा जाए तो दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद कहते हैं मुद्दों की बात नहीं हो रही है। शांतनु गुप्ता, तो आप हमें भी गलत साबित कर दो। मोदी जी देखिए राकेश भाई जो रुक जाइए भाई, रुकिए अजय वर्मा जी, रुकिए शांतनु। ठीक है राकेश भाई, जो जिस पार्टी का प्रवक्ता है वो तो सहूलियत से अपने अपने पॉइंट पिक करेगा। वो स्वाति मालीवाल पे कभी नहीं बोलेंगे। वो जो भी मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें वो पिछड़ाते हैं वो नहीं बोलेंगे। जो आपने स्टार्टिंग में दिखाया कि नरेंद्र मोदी ने 200 रैली करी, योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा रैली करी, ऐसे अमित शाह ने और जितने भी बड़े स्टार रैली करी, लेकिन जो ये दो लड़के हैं इन्होंने 50-50, 60-60 रैलियां करी केवल। आपको पता है 17वीं लोकसभा चल रही है, इसमें राहुल गांधी की जो अटेंडेंस है मात्र 50% से भी कम है। 17वीं लोकसभा के करीब 2-2.5 साल अखिलेश यादव भी उसमें थे, उनकी अटेंडेंस मात्र 33%। हमारे यहाँ फेल कर देते हैं 33%। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के परिवार से, उनकी अटेंडेंस केवल 15% है 17वीं लोकसभा में। मतलब ये अपने घर से उठ के, जबकि इन सबको दिल्ली में बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं, इन सबको 25 से ज्यादा फ्लाइट का टिकट मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दिल्ली आने के। ये पार्लियामेंट में नहीं आता है, फिर संविधान बदल देंगे। 106 अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें से 8 केवल 10 साल में हुए हैं। वो 8 अमेंडमेंट के आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन, ओबीसी कमीशन, अब स्टेट तय करेंगे कि ओबीसी में कौन सी जातियां हों, जीएसटी, वो अमेंडमेंट भी बहुत काम के हैं। तो अगर इन्होंने क्या बदला, ये तो इमरजेंसी जैसे अमेंडमेंट लेके आए। और यहाँ पे हो रहा है कि वुमेन का 33% रिजर्वेशन चुनावों के लिए, वो भी इन्हीं 8 अमेंडमेंट्स से है। तो जनता ने पता है कि अगर संविधान में अमेंडमेंट्स हुए भी हैं तो किसने क्या अमेंडमेंट्स करें। मेरे ख्याल से अब ये जो पुराना तरीका था, जब चैनल कम हुआ करते थे, सोशल मीडिया कम हुआ करता था, कुछ भी झूठ बोल के अजय जी भाग जाएंगे, कोई चेक करने वाला नहीं। अब जैसे ही अजय जी बोलेंगे, शाम तक एक छोटा बालक भी ट्वीट करके बता देगा तो झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये झूठ की वो है कि भाई हम एक अमित शाह का फेक वीडियो बनाएंगे, अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कहेंगे इसको डाल दो, और लोग मान लेंगे कि ऐसे खत्म हो रहा। उसको नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में पलट दिया। तो वो झूठ का प्रचार था, मुझे लगता है अब वो सोशल मीडिया के जमाने में, आज से 20 साल पहले ये लोग चुनाव जीतते थे ऐसे, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसे चुनाव जीतते थे राकेश भाई। लोग कुछ झूठ बोल देते थे, चले जाते थे। दूरदर्शन इनके पास था, दूरदर्शन पे दिखा देते थे। आज के 24/7 24/7 नेटवर्क दुनिया में झूठ का कैंपेन नहीं चल पाएगा। ठीक है भाटी जी, पांडे जी, आपको दो बातें हैं मेरी। एक तो आपको पता नहीं एहसास होगा नहीं होगा, अरे रुकिए भाटी जी से पहले एक सवाल ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, एक ही दल के आप, एक ही गठबंधन है, तो थोड़ा सा तो आप लोग सिमिलर स्टैंड लेकर चलेंगे ना। भाटी जी, दो बातें हैं। एक तो क्या आप लोगों को लगता है कि कमजोर पार्टनर चुन लिया, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिकल बैकग्राउंड यूपी में तो कमजोर हुई ही है, एक सीट पिछले चुनाव में थी, पहले भी गठबंधन हुआ था, क्या था नहीं था वो नतीजा सबके सामने है। नंबर 2 बात है सर, कई सारे मुद्दे आखिर में अखिलेश यादव, और मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खासतौर पर यूपी में 80 सीटों पर चर्चा करें तो यूपी में कहीं भी चले जाइए तो राम मंदिर एक मुद्दा होता है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि शायद आज मंथन करें तो एक गलती हुई कि अखिलेश यादव जब अयोध्या गए तो चले जाना चाहिए था आखिर में ही सही, कम से कम ये कहने की स्थिति होती कि भाई देखिए हम मंदिर भी बनवा रहे हैं, अयोध्या भी चले गए, कई सारे मुद्दों पर खुलकर बोलने की भी जरूरत थी। ये यूपी का चुनाव नहीं है, पूरे देश में चर्चा करो, यूपी का एजेंडा मत चलाइए। नहीं, हमें अपने किसी निर्णय से किसी मुद्दे पर, किसी गठबंधन के साथी को लेके कोई पछतावा नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। मंदिर हम जाएं और फिर बाद में बीजेपी के लोग उस मंदिर को गंगाजल से धुलवाएं तो हम अपना अपमान कराने जाएं। जब मुख्यमंत्री आवास को खाली करें अखिलेश यादव थी तो योगी आदित्यनाथ जी उसे गंगाजल से धुलवाएं। योगी आदित्यनाथ लगातार ओबीसी दलित वर्गों के साथ भेदभाव करें, बेईमानी करें। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश है कि शिक्षक भर्ती में 6,800 ओबीसी कैंडिडेट को रोका गया बेईमानी करके, धांधली करके, आरक्षण में हेरफेर करके, और आदेश है कि 6,800 की नियुक्ति और की जाए।
2 साल हो गए उस आदेश को, दर्जनों बार लाठियां चलाई गई हैं लखनऊ में लड़कियों और लड़कों के ऊपर, उनमें से कई तो सुसाइड कर चुके हैं, लगातार धरने दिए हैं विधानसभा पर। नहीं तो आप ये कह रहे हैं भाटी जी कि अखिलेश यादव इसलिए अयोध्या में रामलला के दर पर नहीं गए कि अगर चले जाते तो बीजेपी के लोग जाकर मंदिर को गंगा जल से धुलवाने लगते, इसलिए नहीं गए।